यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर के ऊपर बातें करेंगे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जीएस का जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तब जब आपको वो आता नहीं है। यस फ्रेंड्स, स्किल डेवलपमेंट का काम ही यही है कि अगर आप बीच मझधार में फंस गए कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तब भी कैसे वो आपकी मदद करे उसको सॉल्व करने में, और बिल्कुल सही-सही, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी कन क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने में आपकी मदद करे, और यहाँ तक कि अगर कोई आता भी है आपको, तो उसको भी आप कन्विंस्ड होकर एकदम सॉल्व कर सकें कि ये मेरा सही होना है, उसमें भी आपकी मदद करता है। कई बार आपने सुना होगा, और ऐसा हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया हो, कि आते हुए चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो, आपको आ रहा है, अगर उसमें आप इस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, इस स्किल के पार्ट को, तो आती हुई चीज़ें कभी गलत नहीं होंगी और आप पूरे विश्वास के साथ उसको सॉल्व कर पाएँगे। सिर्फ़ पढ़ने से ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है फ्रेंड्स, ख़ासकर प्रीलिम्स की मैं बात करूँ, किसी भी स्टेज की बात करूँ इस एग्ज़ाम की। सिर्फ़ पढ़ने से अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो आप बहुत, बहुत और बहुत, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए उसके जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ऑप्शंस जो दिए जाते हैं, आप कहीं भी उसको बुक्स में ढूँढ कर मुझे दिखा दीजिए कि हाँ, सेम टू सेम इस तरीके से लिखा गया है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वो कुछ अलग ही डिज़ाइन से सेट किए जाते हैं क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मान लीजिए 100 हो हैं, तो उसमें 4 से 5, वो भी मैं बहुत कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको हो सकता है कि उनसे मिलते-जुलते सेंटेंसेस या काफ़ी कुछ डायरेक्ट आपको कहीं पे लिखे हुए मिल जाएँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस, मोर देन मेजॉरिटी ऐसे होते हैं, जिसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको अपने दिमाग से क्रिएट करना पड़ेगा आंसर। तो फ्रेंड्स, अभी स्किल डेवलपमेंट में जिस तरीके से हम लोग क्लास कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड पर बातें करना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जीएस की बात करें तो क्वेश्चंस मिक्स अप होते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को मिक्स कर दिए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले एक सब्जेक्ट का पूछा जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से नहीं, सब मिक्स करके थोड़ा उसका, फिर से थोड़ा उसका, फिर से इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप, मेरा ये मानना है, इस पर रिसर्च करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि भले ही इस तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप स्किल डेवलपमेंट करें, वो इस तरीके से करें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, कि एक सब्जेक्ट को लेकर आप पहले स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर दूसरे को लेकर, इस तरीके से अगर आप करें, तो होगा इससे ये कि आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारी जानकारियाँ मिल जाएगी कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से किस तरीके से पूछता है, और मुझे इस पर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक सब्जेक्ट के साथ आपकी बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन आप छोड़-छोड़ के करेंगे तो उतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। और एक बार डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो फिर एग्ज़ाम में वो कहीं पे भी उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन छुपा हुआ हो, जैसे ही सामने आएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि मैंने इस तरीके से ट्रेनिंग की है अपनी, इस तरीके से प्रैक्टिस की है, और फिर आप क्विकली उसको सॉल्व कर पाएँगे और बिल्कुल सही-सही सॉल्व कर पाएँगे। तो हम इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और अभी हम इकोनॉमिक्स को लेकर बातें कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को लेकर बातें करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि यूपीएससी ने क्वेश्चंस के पैटर्न को धीरे-धीरे किस तरीके से शिफ्ट किया है, और क्या उसका माइंडसेट रहा है उस माइंड को समझने के लिए। अभी हम 2019 के क्वेश्चन पर बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, ये भी 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। आइए देखते हैं। Which of the following is issued
by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves डायरेक्टली। और ये चार ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो शायद ही आप इस पे इतना सोच पाए। ज्यादातर के माइंड में यही आएगा, ऑलमोस्ट सबके माइंड में, ये बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा, इसके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। लेकिन सॉरी टू से मैं आपको गलत ठहराने जा रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपको बिना इसकी जानकारी के सिर्फ इस क्वेश्चन के समझ के आधार पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने कहा जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा इशू किया जाता है किसके द्वारा? रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इतना कंफ्यूज मत होइए, ये सब इतने भारी भरकम शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। वैसे इसकी अपनी मीनिंग है, फिर भी आप सीधा से समझिए कि एक फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने अपना रजिस्ट्री करवाया, एक रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर है। वो इशू कर रहा है, किसको इशू कर रहा है? ओवरसीज इन्वेस्टर्स को। कि मान लीजिए एक फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया में आया और उसने इसमें से कुछ ऐसा है जिसको इशू किया, किसको? ओवरसीज इन्वेस्टर्स। ओवरसीज का मतलब फॉरेन, फॉरेन ही होता है। तो मतलब वो जहाँ है वहीं किसी और, इंडिया के बाहर के ही किसी और फॉरेन इन्वेस्टर को इशू कर दिया। वो इन्वेस्टर कैसा है जिसको इशू किया? एक ऐसे इन्वेस्टर को इशू किया है जो कि who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। जिसको इशू किया है वो क्या करना चाहता है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में पार्ट लेना चाहता है, लेकिन रजिस्टर डायरेक्टली नहीं करना चाहता। बिना रजिस्टर किए हुए ही वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर को एक ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर जिसने इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किया हुआ है, इसमें से कुछ इशू करता है। तो वो क्या है? यूपीएससी के माइंड को आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी आपको अपना उंगली पकड़ाता है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक पहले से हिस्सेदार है, पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी निभा रहा है। दूसरा निभाना चाहता है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता है। कहता है यार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा लेकिन मैं पार्ट लेना चाहता हूँ। तो उसको जो रजिस्टर किया हुआ उसने कुछ इशू किया। अब देखते हैं कि इनमें से क्या इशू किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसा सूत्र मिल रहा है कि लगे कि हाँ इसको इशू किया जा सकता है? पहला क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट करने का सर्टिफिकेट। आप बताइए कि आप किसी बैंक में जाते हैं, आपका मान लीजिए कि एसबीआई में आपका अकाउंट है। आप गए वहां पर और आपने डिपॉजिट किया, उसके बदले में एसबीआई ने आपको सर्टिफिकेट दिया, डिपॉजिट का सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए एक दूसरा आदमी है, उसने आपसे कहा कि मुझे भी एसबीआई में अपना पैसा जमा करना है लेकिन मैं कोई अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता, डायरेक्ट जाके जमा, तुम मेरा मदद करो। वो तो उसने मुझे पैसा दे दिया, उसने मान लीजिए आपको पैसा दे दिया, तो आप क्या उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे पाएंगे या उसको एसबीआई देगा? क्या आप में इतनी पावर होगी कि आप उसको सर्टिफिकेट, क्या आपकी अथॉरिटी होगी कि आप उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे पाए? वो तो बैंक ही देगी ना। अगर आपने दिया तो क्या होगा? वो इलीगल नहीं हो जाएगा? उसी तरह अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई दे सकता है तो कौन देगा? इंडियन स्टॉक मार्केट देगी। एक इन्वेस्टर डायरेक्ट तो नहीं दे देगा क्योंकि उसके अथॉरिटी में ये तो नहीं है। पैसा लगवाना उसके अथॉरिटी में है, हाँ, कि उसने लेके आया पैसा जमा किया, लेकिन सर्टिफिकेट देना
वो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही दे सकता है, कोई और नहीं। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे, तो वो ये तो नहीं किया जा सकता कि बिना वो डायरेक्ट पैसा जमा किए वो सर्टिफ़िकेट दे देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किसे कहते हैं? 2 के बीच जो एग्रीमेंट होता है कि दोनों ने मिलकर कुछ करने का सोचा है और आपस में एग्रीमेंट बना है। मतलब एक रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ कुछ पेपर साइन किए हैं, कमर्शियल पेपर। तो क्या वो ये कमर्शियल पेपर किसी ऐसे इंसान को दे सकता है जिसने रजिस्टर नहीं किया है? और अगर ऐसा दिया, तो क्या उस पे फ्रॉड चार्ज नहीं लगेगा? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट उसके साथ काम करना चाहेगी? आप ही सोचिए कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और कोई और आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, और ये पेपर क्या आप उसको दे देंगे? दे सकते हैं। अगर आपने दिया तो जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है, क्या वो आपके साथ रहना चाहेगा फिर? सब बिखर जाएगा। तो क्या ये हो सकता है? प्रॉमिसरी नोट। अब जब भी एग्रीमेंट होता है तो आपस में कुछ प्रॉमिसेस होते हैं कि आप ये फुलफिल करेंगे, हम ये फुलफिल करेंगे। तो दोनों एक दूसरे को नोट देते हैं। तो मान लीजिए आप, वो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ में, उसने प्रॉमिसरी नोट साइन किया हुआ है। तो क्या ये नोट वो कुछ किसी और को दे सकता है? आप ही सोचिए, अगर दे देगा तो कहेगा तुम्हारे पास तो कुछ प्रॉमिसेस हैं नहीं, तो मैंने भी जो रखे मैं भी अपने प्रॉमिसेस नहीं निभाऊंगा, तुमने तो किसी और को दे दिए। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब निभाओगे और तुम वो नोट किसी और को दे रहे हो। तुम्हारा प्रॉमिस कोई और क्यों निभाएगा? तुमको निभाना पड़ेगा, तुमने किया था ना। यही तो बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉमिसरी नोट भी क्या लगता है आपको दिया जा सकेगा? अब बचता है हमारा पार्टिसिपेटरी नोट। एक ऐसे, एक तो ये देखिए, हम लोग सिस्टम से आए, फिर भी ऐसे ही आए कि हमको नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ समझ के आधार पे। दूसरा देखिए, यूपीएससी ने आपको क्या उंगली पकड़ाई? हु वांट टू बी पार्ट पार्ट ऑफ, और ये पार्ट आपको कहाँ मिल रहा है? आपस में लोग कर क्या रहे हैं? वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, पहले से कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा कोई आके पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सा नोट देगा? पार्टिसिपेटरी नोट ही तो देगा ना। इस तरीके से आपको अपने स्किल को इन्हांस करना पड़ेगा। तो ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स इतना सताता है, डराता है ना, आपके अपने, क्या कहूँ मैं, एक तरीके से आपका अपना हो जाएगा। आप उसको बिल्कुल अपना बना लेंगे, बिल्कुल आपको डराएगा नहीं। आप लोग गलबाहियाँ डाल के दोस्त के जैसे एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।